नमस्कार। पिछले भाग में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, स्वरूप, परिभाषा तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में जाना था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक अकादमिक विषय के रूप में विकास के बारे में जानेंगे। एक अकादमिक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई बहुत अधिक पुराना विषय नहीं है, बल्कि यह विषय 20वीं शताब्दी की उपज है। वास्तव में वेल्स विश्वविद्यालय में 1919 में इंटरनेशनल वुडरो विल्सन पीठ की स्थापना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का इतिहास आरंभ होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर एल्फ्रेड जिमन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वुडरो विल्सन पीठ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में ख्याति पाई। इसके बाद अनेक प्रसिद्ध विद्वानों जैसे C.K. वेबस्टर, E.H. कार, P.A. रेनॉल्ड, लॉरेंस W. मार्टिन, T.E. इवंस आदि ने भी वुडरो विल्सन पीठ के अध्यक्ष का पद सुशोभित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शोध कार्य को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार अनेक विश्वविद्यालयों में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संस्थागत रूप में पढ़ा जाने लगा तथा यदि हम पिछली एक शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि एक स्वायत्त विषय के रूप में यह शनय शनय स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए बहुआयामी परिवर्तनों ने जहां विषय वस्तु का संवर्धन, समन्वय तथा विकास किया, वहीं अनेक विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित अनेक प्रकार के सिद्धांत भी प्रस्तुत किए, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित समस्याओं की जटिलता को सुलझाने में सहायता मिली है। वर्ष 1962 में रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स नाम की जर्नल में केनेथ थॉमसन का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को 4 भागों में वर्गीकृत किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को कालक्रम के अनुसार विभाजित किया था। केनेथ वॉटसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 4 चरण बताए, जो निम्न प्रकार थे। पहला, कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व। वॉटसन ने कूटनीतिक इतिहास के प्रभुत्व को प्रारंभ से 1919 तक के कालक्रम में विभाजित किया। वॉटसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा चरण सामयिक घटनाओं या समस्याओं के अध्ययन को बताया, जिसमें उन्होंने वर्ष 1919 से 1939 तक की घटनाओं को सम्मिलित किया। तीसरे चरण के रूप में राजनीतिक सुधारवाद के युग को वॉटसन ने समाविष्ट किया तथा इसका कालक्रम द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी घटनाओं को 1939 से 1945 तक में सम्मिलित किया। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चौथे चरण के रूप में वॉटसन ने सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह को समावेश किया और इसका कालक्रम 1945 से 1991 तक माना, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर के शीत युद्ध की समाप्ति तक। भले ही 4 चरण बताए थे, किंतु शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत विभिन्न विद्वानों ने इन 4 चरणों के अतिरिक्त एक अन्य 5वें चरण को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इस चरण को वैश्वीकरण एवं गैर सिद्धांतीकरण का युग कहा जाता है, जिसका कालक्रम वर्ष 1991 से वर्तमान तक माना जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उक्त चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वॉटसन द्वारा बताए गए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम चरण कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व का कालक्रम भी वॉटसन ने प्रारंभ से लेकर के 1919 ईस्वी तक माना है। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, अपितु इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि के विद्वान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते थे तथा कुछ सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में करते थे। वास्तव में देखा जाए तो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इतिहास के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता था तथा इसके अंतर्गत सामान्यतः डिप्लोमेटों एवं विदेश मंत्रियों आदि के कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता था। इतिहास के प्रभाव के कारण ही इसे कूटनीतिक इतिहास की संज्ञा भी दी जाती थी। E.H. कार का कथन था कि
प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व युद्ध का संबंध केवल सैनिकों से समझा जाता था तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मात्र राजदूतों या डिप्लोमेटों तक ही सीमित था। यह स्पष्ट हो जाता है कि 1919 से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में उदासीनता का वातावरण मौजूद था। इस उदासीनता के कारणों के बारे में जानें तो प्रथम बात तो यही थी कि इस चरण में युद्ध पर अत्यधिक बल दिया जाता था तथा अन्य मानव कल्याण के कार्यों को वास्तव में पीछे धकेल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व के जितने भी युद्ध हुए थे उनका मानवता पर बहुत अधिक व्यापक प्रभाव नहीं हुआ था और इस कारण युद्ध के परिणामों आदि के बारे में चर्चा का कोई विशेष निहितार्थ नहीं निकाला जाता था। इसी प्रकार संचार के साधनों का अभाव होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सीमित अर्थ में ही इस प्रकार हम देख सकते हैं उसके बारे में प्रथम चरण के जानकारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दूसरे विषय के रूप में कोई मान्यता नहीं थी तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य विषयों की अपेक्षा एक गौण विषय के रूप में ही स्वीकार किया जाता था, जिसकी पृथक से न तो चर्चा होती थी न ही उसे किसी प्रकार का कोई महत्व दिया जाता था, बल्कि इस चरण में देखें तो इतिहास का ही प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दिखाई देता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के दूसरे चरण की, जिसे सामयिक घटनाओं या समस्याओं के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत यह अनुभव किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जानना आवश्यक है, किंतु इसके अंतर्गत भी मात्र सामयिक घटनाओं या समस्याओं का अध्ययन ही प्रारंभ किया गया, चूँकि प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया था। अतः यह तय हुआ कि युद्ध आदि को रोके जाने के लिए युद्ध से पूर्व की विभिन्न घटनाओं आदि का अध्ययन भी किया जाना आवश्यक है, किंतु इस चरण में भी किसी सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना नहीं हो सकी तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कोई सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत मोड़ नहीं ले सका। इस काल में एक प्रभाव अवश्य देखने को मिला कि राष्ट्र संघ नाम की एक वैश्विक संस्था का उदय हुआ, जिससे यह उम्मीद बंधी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों को एक मंच पर हल करने का प्रयास किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के तीसरे चरण को राजनीतिक सुधारवाद का युग कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्रसंघ की स्थापना हो चुकी थी तथा राष्ट्रसंघ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार के प्रयास प्रारंभ किए तथा एक परिणाम यह निकल कर के आया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संस्थागत विकास प्रारंभ हुआ। इस काल में अनेक विद्वानों, राजनयिकों, राजनेताओं एवं चिंतकों का मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हो जाता है तो विश्व समुदाय के सम्मुख उपस्थित युद्ध एवं शांति की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इसी प्रकार इस एक प्रकार के राजनीतिक सुधारवाद के युग के अंतर्गत नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया तथा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्रसंघ की परिकल्पना की गई तथा यह भी मान लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के मध्य शांति बनाने की एक पहल प्रारंभ हो सकेगी। किंतु राजनीतिक सुधारवाद के युग को भी हम देखें तो यह भावनात्मक, कल्पनाशील एवं नैतिक सुधारवादी था, न कि यथार्थवादी। उदाहरण के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद 10 वर्षों तक तो राष्ट्रसंघ की गतिविधियों से एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी थी, किंतु 1929 के बाद वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी उसने राष्ट्रसंघ को एक खोखला संगठन ही सिद्ध किया तथा राजनीतिक सुधारवाद युग के शांति, नैतिकता और कानून संबंधी व्यवस्था के विरोध में E.H. कार, क्विंसी राइट आदि लेखकों ने एक यथार्थवादी दृष्टिकोण को वैकल्पिक उपागम के रूप में अपनाने पर बल दिया। राजनीति के चौथे चरण के रूप में हम सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह को सम्मिलित करते हैं। इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत परिवर्तनों से
न केवल इसकी विषय वस्तु व्यापक हुई, इसने अनेक जटिलताएं भी पैदा कर दी। शीतयुगीन काल में राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन तथा नए राज्यों के उदय ने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बदल कर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नए उपागम, नए आयाम, संस्थाएं एवं प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सुनिश्चित हो सका। सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह के चरण में एक मुख्य बात यह देखने को मिली कि पूर्व चरणों में जहां नैतिकता, सुधारवाद, आदर्शवाद आदि की ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अग्रसर किया गया था, वहीं इस चरण में एक नया उपागम यथार्थवाद सामने आया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की संपूर्ण धारा ही बदल दी। हैंस जे मार्गेनथाउ ने तो इसे एक ऐसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमेशा एक हित की पूर्ति हेतु संघर्षरत माना। सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह का एक प्रमुख प्रभाव यह देखने को मिला कि अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना पर अत्यधिक बल दिया गया और इन्हें प्रभावी बनाने का भी भरोसा संपूर्ण मानवता को दिया गया। इसी चरण में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तथा इस संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायक संस्थाओं के रूप में अनेक संस्थाएं उत्पन्न की गईं, जो कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और समृद्धि बढ़ाने वाली थी, अपितु मानव कल्याण की ओर भी अग्रसर थी। इस चरण में मानवता को युद्ध के खतरे से बचाने के लिए संघर्ष के कारणों को पहचानने पर भी बल दिया जाने लगा। विश्व शांति के लिए खतरे के कारकों की पहचान की जाने लगी तथा शांति की स्थापना कैसे हो, शस्त्रों के होड़ कैसे रोकी जाए, ऐसे अनेक प्रश्नों का भी समाधान ढूंढने का प्रयास शुरू हुआ। सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह के अंतर्गत एक उपागम व्यवहारवाद भी सामने आया, जिसके माध्यम से व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास प्रारंभ हुआ। व्यवहारवाद के अंतर्गत विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने वाले कारकों, विदेश नीति के संचालन के तरीकों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं के समाधान को समझने का अध्ययन प्रारंभ हुआ। सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह के अंतर्गत अनेक नवीन सिद्धांत सामने आए, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अधिक सरल और सहज हो सका। ऐसे सिद्धांतों में यथार्थवाद, संतुलन का सिद्धांत, संचार सिद्धांत, खेल का सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, व्यवस्था सिद्धांत, विश्व व्यवस्था प्रतिमान आदि हैं। इन सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन तो सरल बनाया, किंतु एक मुख्य बात यह हुई कि किसी एक सार्वभौमिक सिद्धांत को नहीं अपनाया जा सका, किंतु पांचवें चरण के रूप में वैश्वीकरण एवं गैर सैद्धांतिकरण के युग को भी सम्मिलित किया जाता है। इस चरण का प्रारंभ शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत वर्ष 1991 से माना जाता है और वर्तमान समय तक भी इसका प्रभाव जारी है। शीत युद्ध के उपरांत सभी राष्ट्रों ने आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना शुरू किया तथा वैश्वीकरण, उदारीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था आदि का दौर प्रारंभ हुआ। इससे न केवल आर्थिक मुद्दों का महत्व बढ़ा, अपितु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी महत्व बढ़ गया, क्योंकि वैश्वीकरण और उदारीकरण ऐसे मुद्दे थे जिनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक प्रभाव था। वैश्वीकरण जैसे मुद्दों का एक प्रभाव यह हुआ कि इसने राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता का विभेद समाप्त कर दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु के अंतर्गत अनेक नवीन विषय सम्मिलित हो गए, जो कि मुख्यतः आर्थिक बिंदुओं से संबंधित थे। वर्तमान विश्व की प्रमुख समस्याओं में अब आतंकवाद, पर्यावरणवाद, ओजोन परत का क्षरण, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानवाधिकारों का हनन आदि प्रमुख मुद्दों के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर हल निकालने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल निकालना आवश्यक हो गया है। क्योंकि सैद्धांतिकरण के युग के अंतर्गत भी 1945 से 1991 तक के बीच में किसी सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना नहीं हो सकी थी, किंतु वैश्वीकरण एवं गैर सैद्धांतिकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की
प्राथमिकताएं परिवर्तित हो गई थी। स्वतंत्र मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। वृहद सिद्धांतों की भूमिका गौण हो गई है। वास्तव में नए संदर्भ में आंशिक शोध अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके कारण आज नारीवाद, मानवाधिकार, पर्यावरणवाद आदि विषय अधिक प्राथमिकता के साथ अध्ययन किए जा रहे हैं। आज शीत युद्धोत्तर युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप, विषय एवं विषय क्षेत्र पूर्णतः परिवर्तित हो गए हैं। आज सामान्य सैद्धांतिक स्थापना पर भी अधिक बल नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिवेश में इसमें स्वायत्तता की मांग उठने लगी है और एक विषय के रूप में इसमें स्वायत्तता के आशान्वित करने वाले संकेत दिखाई देने लगे हैं। इस प्रकार आज हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के 5 चरणों के बारे में जाना और समझा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास किन परिस्थितियों में हुआ है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के कौन कौन से प्रमुख चरण हमारे। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, कोई बहुत प्राचीन विषय नहीं है, किंतु इस विषय की महत्ता इतनी है कि यह आज वर्तमान परिस्थितियों में अन्य विषयों पर भारी पड़ने लगा है तथा इसे एक स्वतंत्र अकादमिक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। देखा जाए तो अनेक विश्वविद्यालयों में आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को न केवल इतिहास अपितु राजनीति विज्ञान के प्रभाव से भी मुक्त करने की मांग उठने लगी है। आशा करते हैं कि आपने इस भाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के चरणों को भली भांति समझा होगा। अगले भाग में हम पुनः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी विशिष्ट भाग को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।